नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं अभिषेक सोनी फिर से हाजिर हूं प्रतिशत की प्रश्नमाला के आगे के प्रश्नों के साथ। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ हमें क्या करना है, हमें एक रूल लेके चलना है। वो रूल हम इस तरह लिखेंगे कि हमें सीता है या जो भी है हमें उसको पास कराना है। तो हम पहले लिख लेंगे पास बराबर पास। अब आप देखिए, पास या उत्तीर्ण होने के लिए 30% नंबर चाहिए। तो परीक्षा का जो कुल पूर्णांक या जो कुल पेपर है उसको अगर हम x मान लेते हैं तो पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, हमें चाहिए x के कितने परसेंट, 30%। तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं सीता की। तो सीता कितने नंबर लेके आई, तो वो नंबर लेके आई है 20%। तो हम यहाँ लिख देंगे x के 20%। लेकिन वो पास नहीं हुई है, वो फेल हो चुकी है। तो हमें उसको पास कराना है। तो उसको पास कराने के लिए 72 नंबर से फेल हो गई है, तो उसको पास करने के लिए हम उसको प्लस में कितने नंबर और देने पड़ेंगे, 72 नंबर। तो इस प्रकार 72 नंबर देने के बाद वो क्या हो गई, पास हो गई। और इधर पास होने के लिए वैसे भी कितने नंबर चाहिए, x के 30%। तो इधर भी पास वाला और उधर भी हमने इसको पास कर दिया। अब आगे देखिए, तो x के 20% को इधर लेके आ जाएंगे तो हो गई x के 30% माइनस x के 20% बराबर कितने रह गए, 72। तो ये कितने रह गए, ये x के 30% माइनस x के 20%। तो ये रह गई x के 10% बराबर कितने हो गए, 72। तो ये हो गया x का गुणा 10%, यानी 10% हटा लिए 100 बराबर कितने हो गए, 72। 0 से 0 कट गया, 10 ऊपर चले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72 इंटू 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 720। यानी कि जो पूर्णांक था या जो कुल पेपर था उसके नंबर कितने थे, 720। यानी हमारा ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56, सीमा ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि इस तरह के प्रश्नों के लिए हम रूल क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे पास बराबर पास, पास बराबर पास। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, अगर पेपर का कुल पूर्णांक अगर हम x माने तो पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 30% नंबर चाहिए। इसका मतलब पास होने के लिए चाहिए x के 30% बराबर। अब आप इधर देखिए, हमें सीमा को क्या कराना है, पास कराना है। तो वो कितने नंबर लेके आई है, 180 नंबर। लेकिन वो पास नहीं हुई है, वो 30 नंबरों से फेल हो गई है। तो हमें उसको पास कराना है, तो इसका मतलब हमें अभी उसको प्लस में और कितने नंबर देने पड़ेंगे, 30 नंबर। तो ये हो गए x का हो गया गुणा 30%, यानी 30/100 बराबर कितने हो गए, इनको आप जोड़ लीजिए, 210। 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, x बराबर 210 इंटू 10 चले गए ऊपर और 3 आ गए नीचे। 3 से 210 को काट दीजिए, कितने बार भाग जाएगा, 70 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 700। अर्थात जो पेपर का जो कुल पूर्णांक था वो कितना था, 700। ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 57, राकेश ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे, तो कुल पूर्णांक कितना था। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्नों को करने का तरीका है कि हमें यहाँ इनको पास कराना है। तो हम लिख देंगे पास बराबर पास।
तो आप देख सकते हैं कि राकेश ने 25% अंक प्राप्त किए हैं। तो यानी कि उसको कितने नंबर मिले, अगर कुल पूर्णांक पेपर x नंबरों का था तो उसको मिले हैं x के 25%। परंतु वह पास नहीं हुआ है, वह 40 नंबर से फेल हो गया। तो हमें अगर उसको पास कराना है तो हमें उसको प्लस कितने नंबर देने होंगे, 40 नंबर। अब आप इधर आ जाइए, दूसरा है अंशुल। तो अंशुल ने कितने नंबर प्राप्त किए, अगर पेपर x का था तो उसको मिले हैं x के 40%, लेकिन वो पास से ज़्यादा नंबर लेके आ गया। तो हमें उसको सिर्फ पास कराना है, तो उसके 20 अंक ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको हम वापस कम कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 20। तो इस प्रकार संख्याओं को इधर ले लेते हैं, प्रतिशत को उधर ले जाते हैं, तो इधर हो जाएंगे 40 + 20 बराबर, ये हो गए x के 40% और माइनस हो जाएंगे उधर जाके x के 25%। तो x के 40% माइनस x के 25%, यानी कि ये हो गए x के 15% और बराबर 20 और 40 कितने हो गए, 60। तो x का हो गया गुणा 15/100 बराबर हो गए 60। तो इसको सरल कर लेंगे तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 400। अर्थात पेपर कितने नंबर का था, 400 नंबर का था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका कि हमें यहाँ वेन आरेख बनाना पड़ेगा। अब वेन आरेख यदि आप उत्तीर्ण का बनाएंगे तो यहाँ सिर्फ उत्तीर्ण वाले अंक लिखे जाएंगे, और यदि आप अनुत्तीर्ण का बनाएंगे तो वेन आरेख में सिर्फ अनुत्तीर्ण के ही अंक लिखे जाएंगे। तो हम यहाँ जो वेन आरेख है वो अनुत्तीर्ण का बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में दो विषय, एक तो है संस्कृत और एक है इंग्लिश या अंग्रेजी। तो संस्कृत में कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण हुए संस्कृत के अंदर टोटल 30%। फिर अंग्रेजी में कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो इस तरफ अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं टोटल 25%। और दोनों में कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों के अंदर तो बीच वाला एरिया आ जाएगा दोनों में जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ 10% छात्र है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो हमें कुल अनुत्तीर्ण ज्ञात करने। तो देखिए कुल अनुत्तीर्ण इधर कितने हैं, 30%। कुल अनुत्तीर्ण इधर इंग्लिश में कितने हैं, वो है 25%। और जो 10% है वो इसमें भी आ गया और इंग्लिश में भी आ गया, संस्कृत में भी आ गया और अंग्रेजी में भी आ गया, दोनों में आ गया, यानी ये 2 बार आ चुका है। तो हमें इसको एक बार वापस हटाना पड़ेगा, तो वापस इसको हटा देंगे -10%। तो कितने हो जाएंगे, 30 और 25 55, 55 में से 10 चले गए, यानी कि 45% छात्र है वो दोनों विषयों के अंदर क्या हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने का तरीका है कि हमें वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख बनेगा तो या तो सिर्फ उत्तीर्ण का बनेगा या सिर्फ अनुत्तीर्ण का बनेगा। तो यहाँ हम वेन आरेख किसका बनाएंगे, अनुत्तीर्ण का लेके चलेंगे, अनुत्तीर्ण का बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तो है साइंस विज्ञान और एक है हिंदी। तो 60% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 में से घटा देंगे तो 40% छात्र विज्ञान में क्या हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। हिंदी के अंदर 70% छात्र है वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो फिर अनुत्तीर्ण कितने होंगे, यहाँ भी 100 से घटा देंगे तो 30% छात्र हिंदी में क्या हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। और दोनों में उभयनिष्ठ
कितने परसेंट, 15% छात्र जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है टोटल 15%। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? कुल अनुत्तीर्ण छात्र, तो साइंस में है 40% छात्र अनुत्तीर्ण, प्लस हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण है? 30%। अब जो 15% है वो साइंस में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में आ चुका है, तो ये 2 बार आ गए 15%। तो इसमें से एक बार वापस हटा देंगे, माइनस कर देंगे 15%। तो इस प्रकार दोनों विषयों में कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे? ये हो गए 55%। अब कुल छात्र कितने हैं? माना कि जो कुल छात्र है वो है x, और कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? संख्यात्मक रूप से, ना कि प्रतिशत के रूप से। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं वो हमें दे रखे हैं 220। प्रतिशत के अनुसार तो अनुत्तीर्ण कितने हैं? दोनों में 55%, लेकिन संख्या के हिसाब से दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 220। तो कुल छात्र कितने हैं? x के कितने परसेंट छात्र? 55% छात्र दोनों में क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो परसेंटेज के हिसाब से x के 55% है वो दोनों में अनुत्तीर्ण है, जबकि संख्यात्मक रूप से कितने परसेंट छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है? वो है 220। तो ये हो गए x गुणा 55/100 बराबर हो गए 220। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, ये हो गए x बराबर 220 गुणा 100/55। इनको काट के सरल करेंगे तो हमारे पास में x बराबर कितना आ जाएगा? 400। अर्थात परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? तो ये हो जाएंगे 400, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हम वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर बायोलॉजी या जीव विज्ञान चुनने वाले और गणित विषय चुनने वाले छात्र दे रखे हैं। तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान में कितने प्रतिशत छात्र है? वो है 72% जिन्होंने बायोलॉजी को चुना है। और गणित के अंदर कितने प्रतिशत विद्यार्थी है? ये है 44% विद्यार्थी जिन्होंने गणित को चुना है। और दोनों ने किसको चुना है वो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ हम मान लेते हैं x% विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों को चुना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कुल कितने विद्यार्थी होते हैं? ये पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा माना जाता है हमेशा 100%। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि पूरा एरिया कितना है? वो है 100%। तो 100% बराबर, अब हम यहाँ से यहाँ तक 100% है तो यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ से लेकर और बायोलॉजी के अंदर कितने हैं? ये हो गए 72%। इधर मैथ्स में कितने हैं? तो ये हो गए 44%। लेकिन ये जो x% है ये बायोलॉजी में भी आ गई और ये मैथ्स में भी आ गए, तो यानी 2 बार आ गई है। तो हमें इसको एक बार कम करना है, तो माइनस कर देंगे x%। तो x को इधर ले लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो इधर कितना हो गया? x% बराबर, तो इनको हम जोड़ लेंगे, ये हो गए 116 और 100 उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 100। तो इस प्रकार ये रह गए 16%, यानी कि 16% विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों को चुना है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से 16% विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों को चुना है, लेकिन संख्यात्मक रूप से दोनों को चुनने वाले कितने हैं? संख्यात्मक रूप से 40 विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों विषयों को चुना है। तो संख्यात्मक रूप से कितने हैं? 40 विद्यार्थी है। तो यदि हम कुल विद्यार्थी अगर हम y मान लें तो y के कितने परसेंट विद्यार्थी ने दोनों को चुना है? तो हम लिख सकते हैं कि यदि कुल विद्यार्थी अगर y हो तो y के 16% विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों विषयों को चुना है। तो बराबर दोनों को चुनने वाले कितने हो गए? 40। प्रतिशत से के अनुसार 16% है, बराबर संख्यात्मक रूप से कितने हैं? 40 है। तो y × 16/100 बराबर कितने हो गए? 40। तो y बराबर कितने हो गए? 40 गुणा 100 चले गए ऊपर, 16 आ गए नीचे। 16 का भाग 40 में दे दिया, कितनी बार?
ये चला गया, सॉरी इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इस हिसाब से हमारे पास में जो y का मान है वो आ जाएगा 250। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात कुल विद्यार्थी कितने हैं 250। क्वेश्चन नंबर है 61। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। माना चावल का जो पूर्व मूल्य था वो हमने मान लिया है x रुपये प्रति किलोग्राम, अर्थात x रुपये में 1 किलोग्राम चावल आते हैं। चूँकि x रुपये में कितने किलोग्राम चावल आते हैं तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। तो इसलिए 1 रुपये में कितने किलोग्राम चावल आएंगे तो x वो नीचे चला जाएगा, तो 1 रुपये में आएंगे 1/x किलोग्राम। इसलिए 600 रुपये में कितने चावल आएंगे तो वो कितने हो जाएंगे 1/x गुणा 600, अर्थात 600 रुपये में चावल आएंगे 600/x किलोग्राम। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम आ जाते हैं नए मूल्य पर। नया मूल्य कितना है 25% कमी हो चुकी है, इसका मतलब नया मूल्य x का कितना परसेंट 75%, यानी कि x इंटू 75/100। 25 इसको हम काट सकते हैं, तो 25 का भाग 75 में तो चला गया 3 बार, 100 में चला गया 4 बार, अर्थात जो नया मूल्य है वो कितना है 3/4x रुपये प्रति किलोग्राम। अर्थात हमें कह सकते हैं कि 3/4x रुपये में कितने किलोग्राम आते हैं 1 किलोग्राम चावल आता है। चूँकि 3/4x रुपये में कितने किलोग्राम चावल आ रहे हैं अब 1 किलोग्राम, इसलिए 1 रुपये में कितने किलोग्राम चावल आएंगे तो ये उधर से ले जाएंगे, ये हो गए 1 इंटू ये 4 चले गए ऊपर और 3x आ गए नीचे। तो इसलिए 600 रुपये में कितने किलोग्राम चावल आएंगे तो ये हो जाएंगे 4/3x इंटू 600। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 3 से 600 को काट के और फिर 4 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे टोटल 800/x किलोग्राम। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पूर्व का मूल्य था वहाँ 600 रुपये में इतने चावल आ रहे थे, और जो नया मूल्य है वहाँ 600 रुपये में इतने चावल आते हैं। अब चूँकि नया मूल्य कम हो चुका है, इसका मतलब जो चावल है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले कितने चावल आ रहे थे 600/x किलोग्राम से, और अब चावल आ रहे हैं 800/x किलोग्राम। तो पहले के चावल और अभी वाले चावल, ठीक है, इनके अंदर टोटल कितने रुपए का डिफरेंस है, सॉरी कितने किलोग्राम का डिफरेंस है, वो 10 किलोग्राम का डिफरेंस, यानी दोनों में 10 किलोग्राम का अंतर चल रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इन दोनों में 10 किलोग्राम का फ़र्क चल रहा है, अंतर चल रहा है, यानी कि अंतर है दोनों में 10 किलोग्राम। तो अभी चावल ज़्यादा आ रहे हैं 800/x और माइनस पहले आ रहे थे 600/x, बराबर अंतर है 10 का, दोनों का लघुत्तम सेम ही आएगा। तो x बराबर 800 माइनस 600 कितने रह गए 200 बराबर 10। इसको काट लेंगे तो टोटल x बराबर कितना आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये था पूर्व का मूल्य, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य कितना है। तो नया मूल्य हमने निकाल लिया है, वो कितना आया था 3/4x, तो हम x की जगह 20 रख देंगे। तो 4 से 20 को काट दिए 5 बार, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15, तो नया मूल्य है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो माना
पुरुषों की जो संख्या है वो है x, तो महिलाएं कितनी रह जाएगी। अब कुल टोटल कितनी है जनसंख्या यहाँ पर, वो है 9600। उसमें से हम पुरुषों को घटा देंगे तो महिलाओं की जनसंख्या रह जाएगी 9600 माइनस x। अब देखिए पुरुषों की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो गई, x का कितना परसेंट, 108%, 8% बढ़ के, प्लस महिलाओं की जनसंख्या है वो 5% की दर से बढ़ रही है, तो महिलाओं की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी 9000, ये महिलाओं की जनसंख्या का हो 105%। तो दोनों बढ़ के बराबर अब कितने हो चुके हैं, अब बढ़ के दोनों हो चुके हैं 10,272। तो x इंटू 108/100 प्लस 9600 माइनस x इंटू 105% हटा दिए 100 बराबर कितने हो गए 10,272। पूरे समीकरण को हम 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100 से यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो ये रह जाएंगे x इंटू 108 प्लस इसको जब यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9600 माइनस x इंटू 105 बराबर, इसको भी जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि 100 से गुणा करने पर आगे 2 जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएंगे 10,27,200। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 108x प्लस 105 को आप इससे गुणा कर लीजिए, ये हो गए 10,08,000 ठीक है, 10,08,000 माइनस 105 को x से गुणा कर लिया, ये हो गए 105x बराबर कितने हो गए, ये हो गए 10,27,200। अब x वालों को इधर रख लो और बाकी को उधर भेज दो, तो यहाँ x वालों को रखेंगे तो कितने रह जाएंगे 3x, 108x माइनस कर दिया 105x 3x और 10,08,000 उधर जाके उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये रह जाएंगे 19,200। तो अब जो 3 गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास में x बराबर कितना आ जाएगा 19,200/3, 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा 6,400, अर्थात x यानी पुरुषों की संख्या वो कितनी थी 6,400 थी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 63। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। माना शुरुआत के अंदर जो कुल तार है वो उसको हमने मान लिया x। अब 10% तार चोरी हो चुकी है, तो शेष तार कितनी रह गई, तो शेष तार रह चुकी है x का 90%। अब ये जो शेष तार है इसमें से भी 70% को हमने बेच दिया, तो अब पुनः शेष कितनी रह गई, तो पुनः शेष रह चुकी है x का 90% का 30% और बराबर शेष तार हमारे पास में कितनी है 810 मीटर। तो ये हो गए x गुणा 90 यानी कि 90/100 का हो गया गुणा 30% यानी कि 30/100 और बराबर में हो गए 810। यहाँ काट लेंगे 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 810 गुणा 100 चले जाएंगे ऊपर और बट्टे में कितने रह जाएंगे 9 गुणा 3। इसको थोड़ा हम सरल कर लेंगे काटने के बाद में, x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 3000 मीटर, अर्थात तार की शुरुआत में जो कुल लंबाई थी वो कितनी हो गई 3000 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक आदमी प्रत्येक माह
अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, माना कार का मूल्य, अब आप देखिए कि यहाँ पर एक तो 12 महीने में बचत करता है और एक 9 महीने में बचत करता है। तो 12 और 9 का हम अगर लसाअ ले या लघुत्तम ले तो वो हमारे पास में आते हैं 36। तो हम कार का मूल्य मान लेते हैं 36 रुपये। तो इस हिसाब से अगर हमें 12 महीने के हिसाब से 12 महीने के अनुसार 1 महीने की किस्त कितनी होगी, 12 महीने के अनुसार 1 माह की किस्त कितनी बनेगी, तो वो जाएगी 36/12 यानी कि 3 रुपये। और अगर हमें 9 महीने के अनुसार कार को ख़रीदना है तो उसके अनुसार 1 महीने की किस्त कितनी बन जाएगी, वो हो जाएगी 36/9 यानी कि 4 रुपये। यानी कि अगर वो महीने के 3 रुपये बचत करता है तब तो 12 महीने लग जाएंगे कार ख़रीदने में, और अगर उसको 9 महीने में कार ख़रीदनी है तो उसको 4 रुपये की हर महीने बचत करनी होगी। तो इस प्रकार बचत में उसके वृद्धि 9 महीने में अगर उसको ख़रीदना है तो उसके बचत में उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। और कितनी वृद्धि आएगी, पहले 12 महीने के अनुसार 3 रुपये लग रहे थे महीने के, और 9 महीने के अनुसार महीने के लग रहे हैं 4 रुपये। तो इस प्रकार उसकी बचत में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। कितने की वृद्धि हो चुकी है, 4 - 3 यानी कि 1 रुपये। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वृद्धि बटा पूर्व मूल्य इंटू 100, पूर्व बचत इंटू 100। तो वृद्धि हो गई 1 की बटा पूर्व बचत कितनी चल रही थी, 3 रुपये की इंटू 100। तो 3 का भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार उसको 9 महीने में कार खरीदनी है तो उसको वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 65। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/4 के स्थान पर 3/5 से गुणा करता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना संख्या नहीं दे रखी है तो यहाँ हम उसको 100 मान लेते हैं। माना संख्या कितनी है, 100। तो पहले उसको किससे गुणा करना था, उसको गुणा करना था 5/4 से। तो 100 को गुणा करना था 5/4 से, तो कितने आ रहे थे, 125 आ रहे थे। लेकिन उसने गलती से गलती कर दी, उसने 100 को गुणा कर दिया किससे, 3/5 से। तो कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो 5/4 से गुणा करना था लेकिन 3/5 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब 125 आने थे लेकिन 60 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या हो चुकी है, त्रुटि आ चुकी है। त्रुटि कितनी आ चुकी है, तो 125 में से गलती को घटा देंगे, तो 60 को घटा देंगे, तो यहाँ त्रुटि या गलती आएगी 65 की। तो ये हमसे पूछ रहा कि कितने % त्रुटि हो चुकी है। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे त्रुटि बटा वास्तविक मान गुणा 100%। तो त्रुटि कितने की है, 65 की, और वास्तविक मान कितना आना चाहिए था, 125 इंटू 100। इसको थोड़ा सरल कर लेंगे काट के, तो हमारे पास में उत्तर आ जाएंगे 52%, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 52%। क्वेश्चन नंबर 67 है। एक सेल्समैन का मासिक वेतन 1500 रुपये है तथा उसे बेचे गए सामान पर 2% कमीशन मिलता है। यदि वह 2500 रुपये महीना कमाना चाहे तो उसे प्रति माह कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना उसको प्रति माह x रुपये का सामान बेचना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये वो हर महीने कमाता ही है, उसकी सैलरी फिक्स है 1500 रुपये। परंतु यदि उसको 2500 रुपये कमाना है महीने की टोटल, तो 1500 तो मिल ही रहे हैं, प्लस उसको कमीशन और मिलता है, और कमीशन जोड़ के और उसके रुपये कितने हो जाएंगे महीने के 2500 रुपये। तो 1500 रुपये वो कमा ही रहा है, और जो सामान बेचा है 100 रुपये का, उस पर उसको प्लस में कमीशन मिल गया 2% का, यानी कि 2/100, और बराबर उसकी सैलरी कितनी हो चुकी है अब 2500 रुपये। तो ये हो जाएंगे x, 2 का भाग 100 में चला गया, कितनी बार 50 बार, 1500 उधर चले जाएंगे, तो 25 में से 1500 चले गए, कितने रह गए 1000, और 50 ऊपर चले जाएंगे, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 1000 गुणा 50, अर्थात x बराबर कितने आ जाएंगे 50,000। अर्थात उसको 2500 रुपये कमाने हैं, तो उसको 50,000 रुपये का सामान बेचना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अगले वीडियो में हम नई प्रश्नमाला के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।